हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12 एग्रीकल्चर चल रही है। क्लास जो है वो 12 एजी है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है आपका पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एनिमल हस्बेंड्री। आप देख रहे हैं बेटा वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8650415957। तो किसी भी समस्या के लिए आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को समझते हुए चलना है। जो जो मैं बातें आपको बताऊं उन बातों को आपको सिर्फ और सिर्फ समझते हुए चलना है। लास्ट टाइम जब आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको जनरली याद हो जाएंगे। तो एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखा करिए। तो बेटा बिना किसी झिझक के या फिर बिना किसी आपको टेंशन लिए अपनी पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में देखिए मेरे चैनल पे आपको एग्रोनॉमी के साथ साथ बेटा एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ आपको जूलॉजी, और जूलॉजी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री। ये चारों सब्जेक्ट आप मेरे चैनल से पढ़िए, अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चारों सब्जेक्ट मैं आपके बिल्कुल संपूर्ण कोर्स के हिसाब से, जो आपका 70% का सिलेबस है, कोविड-19 के चलते हुए 70% का सिलेबस है, ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। जिसमें मैं जूलॉजी कंप्लीट करा चुका हूँ, एग्रोनॉमी कंप्लीट करा चुका हूँ, और आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा चुका हूँ, और एनिमल हस्बेंड्री आपकी चल रही है। और इन सब की मैंने प्ले लिस्टें भी बना के तैयार कर दी हैं। तो जिन बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इन सब्जेक्टों में, सबसे पहले आप जाइए मेरे चैनल को खोलिए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को खोलिए। उसके बाद आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को समझिए। वीडियो में जो भी बताया जाता है बेटा वो एकदम से सही जानकारी आपके पास होती है। कोई भी ऐसी नहीं है कि मेरे चैनल से आपको कोई फेक न्यूज़ भी प्रोवाइड कराई जाए। मेरे चैनल से कोई भी आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, और जो भी कोर्स मैं कराता हूँ वो पूर्ण ईमानदारी के साथ कराता हूँ। तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप मेरे चैनल से आप अच्छे से तैयारी करिए और बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे। तो बेटा आप करते हैं टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे जाइए और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेटा जो बेल आइकन की घंटी होती है इस प्रकार की, तो आपको बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना होता है। जैसे ही इस घंटी को आप प्रेस करोगे तो इस प्रकार से कुछ डिजाइन बन के आएगी। तो इसको घंटी को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगा। तो बेटा देखो इस वीडियो का जो आज का जो पहली हेडिंग है हमारी वो है लैक्टोमीटर। तो देखो लैक्टोमीटर को अच्छे से समझिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आपके जीवन से संबंधित। इस हेडिंग के बारे में समझिए। सबसे पहले ये इमेज लगाओ, अपने माइंड में सेट करो कि भाई लैक्टोमीटर है, तो ये लैक्टोमीटर होता क्या है। लैक्टोमीटर होता क्या है? तो देखो लैक्टोमीटर कुछ नहीं होता। लैक्टोमीटर एक यंत्र है, ऐसे समझो क्या है, एक ये यंत्र है, ठीक है। कॉमन सी बात है, कॉमन पहले पढ़ो, इसके बाद में मैं आपको जो किताबी लैंग्वेज है वो समझाऊंगा। पहले मेरी लैंग्वेज में आप समझो। देखो लैक्टोमीटर क्या है, एक प्रकार से ये समझ लेना कि एक प्रकार से एक क्या है, यंत्र है। ये क्या नापता है? देखो लैक्टोमीटर में क्या होता है भाई, लैक्टोमीटर से क्या होता है, जो दूध होता है ना, दूध, क्या दूध, दूध की जो डेंसिटी होती है, क्या बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है घनत्व। जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व होता है, उसे ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आप समझोगे ये मतलब इसकी आकृति कैसी होती है लैक्टोमीटर की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो होता है लैक्टोमीटर, ये कांच का बना होता है, और कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का होता है, बेलन के आकार का होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है बेटा, इसके ऊपर देखो 0 से कितने 40 अंकों तक निशान लगे होते हैं।
यानी निशान बने होते हैं। मैं आपको डायग्राम भी समझाऊंगा, टेंशन ना लें, इस बात को पहले समझिए, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी कहीं से भी। देखो लैक्टोमीटर की जब भी बात आएगी तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, यह कांच का बना हुआ बेलनाकार आकृति का होता है। यह कांच का बना हुआ बेलनाकार आकृति का होता है क्या, लैक्टोमीटर। इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस लैक्टोमीटर के ऊपर 0 से 40 तक अंकों के निशान बने होते हैं, जैसे आप पढ़ सको, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 40 तक होती है, गिनती होती है। यह क्या करता है, लैक्टोमीटर करता क्या है, देखो यह दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है यानी डेंसिटी है तो ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे समझो, गाय के शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग जो है वो 30 से 32। जैसे देखो गाय के शुद्ध दूध की कैसे, अब जैसे बहुत लोग चालाक हो गए हैं, जैसे उनने गाय से दूध को निकाला और दूध निकालने के बाद उसमें क्या मिला दिया, उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, दूध में पानी मिला के बेचना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि गाय के दूध में पानी कितना है, ठीक है। तो वो किससे ज्ञात करोगे, इस लैक्टोमीटर से ज्ञात करोगे। वैसे इसमें सेंट्रीफ्यूज आता है एक, क्या नाम है उसका, सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि भाई इसमें दूध की मात्रा क्या है। तो देखो वो कह रहा है शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग जो होती है, लैक्टोमीटर रीडिंग वो 30 से 32 होती है, तथा भैंस के शुद्ध दूध की जो लैक्टोमीटर रीडिंग होगी वो 28 से 30 होगी। यानी गाय से दो समझो रीडिंग कम होता है। ये देखो यहाँ पे 30 है तो नीचे कितना है, 28 है। फिर से समझिए, ये देखो गाय की जो शुद्ध दूध की जो लैक्टोमीटर जो रीडिंग है वो कितनी है, 30 से 32 है। जबकि अगर यही रीडिंग हम भैंस के दूध की बात करें तो 28 से 30 होती है। यानी 2 अंक जो क्या होती है भैंस के में कम होती है, ठीक। आगे समझो, दूध में पानी मिलाने या वसा प्रतिशत बढ़ाने से लैक्टोमीटर रीडिंग घट जाती है। अगर आप सोचो दूध में पानी मिलाओगे, या अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करोगे, अगर वसा प्रतिशत बढ़ाओगे तो जो लैक्टोमीटर की रीडिंग है ये क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मैं इसकी इमेज को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें होता क्या है। समझो, देखो आगे आपके पास लेके चलता हूँ, आगे डायग्राम दिखाने की एक कोशिश करता हूँ आपको। देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये सेंट्रीफ्यूगल है, इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, देखो ये सेंट्रीफ्यूगल है, ये जो एरिया है, ये एरिया ये ऊपर से खुल जाता है। इस एरिया को जब आप खोलोगे तो आपको बता रहा हूँ मैं किस तरह से इसकी आकृति दिखाई देगी। देखो खोलने पर ये इस तरह से इसकी आकृति दिखाई देगी। किस तरह की, देखो इस तरह की ये खोलने पर सेंट्रीफ्यूगल ये आपको स्थिति दिखाई देगी। अब ये क्या बना हुआ है, इसमें ये बना हुए हैं इसमें खाँचे, जिसे कहते हैं खाने हम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन खानों में बेटा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब खाँचे बने हुए होते हैं सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेटा टेस्ट ट्यूब डाली जाती हैं। इसके अंदर क्या डाली जाती हैं, टेस्ट ट्यूब। और उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला जाता है, उसी टेस्ट ट्यूब में दूध डाला जाता है। क्या, दूध, जो आपने दूध खरीदा है या जिसे आप दूध को बेचना चाह रहे हो वो दूध डाला जाता है, और ये देखा जाता है कि इस दूध में पानी की मात्रा कितनी है और दूध कितना है। अब देखो आप कहोगे सर टेस्ट मतलब ट्यूब कैसी होती है, टेस्ट ट्यूब कैसी होती है। तो देखो ये जो आप आकृति देख रहे हो ये वाली, ये देखो टेस्ट ट्यूब है। क्या है बेटा, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ से दूध डालोगे, इस टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ से दूध डालोगे। अब जैसे ही दूध मान लो डालोगे, टेस्ट ट्यूब में इतना दूध भर दिया आपने लगभग, और ये टेस्ट ट्यूब उठा के यहाँ से आपने उठा के फिर और इसमें किस में डाल दी, इस खाँचों में रख दी। किस में रख दी बेटा, इन खाँचों में आपने डाल दी। सेंट्रीफ्यूगल जो है फ्यूज है इसके खाँचों में इसमें रख दिया आपने, टेस्ट ट्यूब में रख दी। इसके बाद इसके ऊपर क्या लगा दोगे, आप ढक्कन लगा दोगे। फिर जब आप इसे ऑन करोगे मशीन के लिए तो ये 5-10 मिनट का समय लेगी। 5-10 मिनट के समय के लेने के बाद जो
ये रिजल्ट देगी। तो रिजल्ट क्या देगी, जैसे मान लो आपने इतना इतना इसमें टेस्ट ट्यूब में दूध रखा था, फिर इसका परीक्षण करा था, तो जो दूध होगा वो दूध प्योर दूध होगा, वो इसकी तली पे यानी निचले भाग पे इकट्ठा हो जाएगा। दूध यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, दूध यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और उसके साथ जो पानी होगा तो पानी इसके ऊपरी सतह पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे इस ऊपरी सतह पे पहुँच जाएगा यहाँ पे पानी, ठीक है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए जो अगली हेडिंग है हमारी वो है ब्यूटायरोमीटर। तो देखो ब्यूटायरोमीटर में क्या है, ब्यूटायरोमीटर में होता क्या है, यह भी एक कांच का ही बना हुआ यंत्र होता है। लैक्टोमीटर भी कांच का बना हुआ क्या था, एक यंत्र था, और ब्यूटायरोमीटर भी एक कांच का बना हुआ क्या होता है, यंत्र होता है। इस पर 0 से 10 तक के अंकों के निशान बने होते हैं। उसमें ज़्यादा थे, उसमें 0 से शायद 40 थे, और इसमें देखिए 0 से 10 तक के निशान होते हैं। यह क्या करता है, यह शुद्ध दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्या किया जाता है, यानी जो दूध होता है, ठीक है, दूध में शुद्ध दूध में वसा की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, उस दूध की वसा की जो प्रतिशत मात्रा है उसे ज्ञात करने के लिए हम ब्यूटायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखो मार्केट में तभी आपका दूध अच्छे रेट पे बिकेगा, बाज़ार में तभी आपका दूध अच्छे रेट पे बिकेगा जब उसमें दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा है वो ज़्यादा हो। देखो दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ब्यूटायरोमीटर में सल्फ्यूरिक अम्ल, दूध तथा इमाइल अल्कोहल लेकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसके बाद ब्यूटायरोमीटर में सीधे वसा प्रतिशत पढ़ ली जाती है। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल जो मैंने मशीन आपको दिखाई थी उसमें ही इसका यूज होता है। ये देखो लिखा है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ठीक, किसे, दूध को। देखो दूध को जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उसमें वसा की जो प्रतिशत मात्रा है वो पढ़ ली जाती है। कैसे पढ़ ली जाती है, उसमें देखो नंबर होता है, डिजिट होता है। ये देखिए ब्यूटायरोमीटर है, एक कांच का बना एक यंत्र होता है, इस पर 0 से 10 तक के अंकों की क्या होती है, निशान होते हैं। तो इनसे पढ़ लिया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर और ब्यूटायरोमीटर आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है गाय तथा भैंस में अंतर। तो गाय तथा भैंस में अंतर को समझिए आप, सिंपली क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा। ये हमारा हेडिंग है गाय तथा भैंस में अंतर। समझो, देखो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, गाय की भारतीय नस्लों में कुकुद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुकुद। कौन सी नस्लों में, गाय की भारतीय नस्लों में। जबकि अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस की किसी भी नस्ल में जो कुकुद है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब कहोगे आप कुकुद क्या होता है, तो इसे डायग्राम पे ले जाना पड़ेगा, और इस समय डायग्राम उपलब्ध है नहीं इसमें बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पॉइंट को देख लेना। दूसरा पॉइंट है, गाय में अगली दोनों टांगों के बीच अधर वक्ष नहीं होता, जबकि भैंस की अगली दोनों टांगों के बीच अधर वक्ष पाया जाता है। अगला पॉइंट आप समझिए, अगला पॉइंट है तीसरा इसमें, गाय का रंग प्रायः कैसा होता है, सफ़ेद होता है। लाली के लिए हुए यानी लाली लिए हुए कुछ हल्का पीला होता है, ठीक है, गहरा लाल अथवा हरा या काला होता है। ये रंग होते हैं गाय के। तो ये रंग कृपया करके ध्यान दीजिए रंगों पे, सफ़ेद और लाली लिए हुए हल्का पीला, गहरा लाल, हल्का गहरा लाल अथवा हल्का या फिर काला होता है गाय का रंग। अगर हम भैंस की बात करें तो जो भैंस है उसका जो अधिकतर रंग है वो काला ही होता है। कैसा होता है बेटा, काला होता है। अब देखिए जो अगला पॉइंट है इसका वो है गाय के गर्दन के निचले भाग में गले से लेकर अधर वक्ष तक लटका हुआ मांसल झालर जैसा भाग गलकंबल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गलकंबल पाया जाता है। अब इसमें क्या है, भैंस के प्रायः गलकंबल नहीं पाया जाता, किसके छोड़ के, जाफराबादी नस्ल को छोड़कर। अब ये जो सारे पॉइंट हैं किसी दिन मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा कि ये गलकंबल क्या होता है, और इसके गलकंबल के साथ साथ देखिए ये आपका कुकुद क्या होता है,
ये सारे पॉइंट में जो भी आपके रह गए हैं, ये सारे किसी दिन मैं एक डायग्राम, गाय का स्वच्छ डायग्राम लेके आऊँगा, गाय भैंस का, फिर आपको इसमें दो ये जो पॉइंट हैं दे रखे हैं वो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो आगे समझिए। चलिए पिछले क्वेश्चन की बात करें तो जो बिटायरोमीटर था, इसमें जो सेंट्रीफ्यूजन था, जो मैंने इमेज दिखाई थी, ठीक है, उसमें कैसे करके क्या होता है, तो यही वाली थी, यही सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है, ये वाली। इसके बाद जब इसे आप ऊपर से खोलोगे तो खोलने पर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा, देखिए इसमें टेस्ट ट्यूब होती हैं, टेस्ट ट्यूब में दूध रखा जाता है, दूध को डाला जाता है और इसके बाद ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर प्रवेश करा दी जाती हैं और ऊपर से ये कस दिया जाता है, ये ढक्कन है, इस पर लगा दिया जाता है और ये ऑन करके, मशीन ऑन करके 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये रिजल्ट दे देता है और फिर वसा का प्रतिशत जो भी होगा वो पढ़ लिया जाता है। फिलहाल वो प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, दूध और पानी वाला कैसे करके चेक करते हैं। तो जो अगली हेडिंग थी इसमें उसको समझिए आप, अगला जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करेंगे। देखो अगला जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक है बर्डीजो कैस्ट्रेटर के कार्य, बारडीजो कैस्ट्रेटर के कार्य। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बेटा देखिए, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो ये क्या है, बारडीजो कैस्ट्रेटर, ये है क्या, ये पहले समझो। देखो ये विभिन्न मापों का लोहे का बना हुआ एक कीमती यंत्र है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो बारडीजो कैस्ट्रेटर है ये वास्तव में लोहे का बना हुआ एक कीमती यंत्र है जो नर बछड़ों को बधिया करने के काम आता है। तो अब आपकी समझ में ये भी आ गया कि जो बारडीजो कैस्ट्रेटर है ये लोहे का बना यंत्र है और जो बछड़े होते हैं उनको बधिया करने के काम आता है। इतनी बात समझ गए, आगे समझो। इस यंत्र के द्वारा स्पर्मेटिक कोड तथा शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर दो होती हैं को इतनी जोर से दबाया जाता है कि इनका संबंध टूटकर अन्य दूसरे अंग से अलग हो जाता है। पूरी बात को समझ लीजिए, बधियाकरण हो रहा है यहाँ पे इस यंत्र के माध्यम से। तो ये यंत्र क्या करता है, इस यंत्र के द्वारा देखो स्पर्मेटिक कोड तथा जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है, वो शुक्रवाहिनी जो कि किससे जुड़ी होती है, शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर दो होती हैं, ठीक है, शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर क्या होती हैं, दो होती हैं, को इतनी जोर से दबाया जाता है, इतनी जोर से दबाया जाता है कि इनका संबंध टूटकर अन्य दूसरे अंग से अलग हो जाता है। स्पर्मेटिक कोड का संबंध जब टूट जाता है तो टूट जाने से क्या होगा, जो वृषण होता है, ठीक है, वृषण को रक्त, भोजन और ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब उस नली से संबंध टूट जाएगा तो जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उसके अंदर रक्त, भोजन और ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाएगी, जिसके फलस्वरूप वे बेकार हो जाते हैं और पशु क्या हो जाता है, बधिया हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट ये देख लेना। तो देखो इसमें ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आप ये बताओ बारडीजो कैस्ट्रेटर के कार्य क्या है, यही क्या होता है, या बारडीजो कैस्ट्रेटर क्या होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि भाई यह विभिन्न मापों का लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, जो नर बछड़ों को बधिया करने के काम आता है। क्या आता है, नर बछड़े जो होते हैं, बछड़ा जो होता है उसको बधिया करने के काम आता है। अतः बारडीजो कैस्ट्रेटर यंत्र से नर बछड़े बधिया किए जाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बकाया चाहे पूरी रामायण ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि ये विभिन्न मापों का लोहे का बना होता है। लोहे का बना हुआ एक यंत्र होता है, या कह सकते हो कीमती यंत्र होता है, ये लगा देना, जो नर बछड़ों को बधिया करने के काम आता है। इतना तो बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
इससे क्या किया जाता है, जो नर बछड़े होते हैं उनको बधिया करने के काम आता है। ये बारडीजो कैस्टेटर यह काम है इसका, और ये विभिन्न मापों का लोहे का बना हुआ एक कीमती यंत्र है। इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी है, चाहे ये अंदर की थ्योरी आपको ध्यान रहे या ना रहे। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन्हीं दो अन्न उपजात का नाम लिखिए। किन्हीं दो अन्न उपजात का नाम लिखिए। तो इसमें लिख देना गेहूं का चोकर, दूसरा लिख देना चावल का चोकर। ये क्वेश्चन अभी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके, कि आप ये बताओ गौ वंश में नर एवं मादा सेक्स हार्मोन्स का नाम लिखिए। देखो नर तथा मादा सेक्स हार्मोन्स हैं, ये क्वेश्चन जो है वो रट्टा होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो नर सेक्स हार्मोन्स का जो नाम है वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। देखो ये लिखा है टेस्टोस्टेरोन, ये पूरा नाम है टेस्टोस्टेरोन। और अगर हम मादा सेक्स हार्मोन्स का नाम याद रखें तो हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा बेटा? एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन भी जनरली आपको याद होना चाहिए। अब अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी कृत्रिम गर्भाधान। ये जो टॉपिक है ये 2022 के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। तो ये काफ़ी सिंपल भी पड़ेगा आपको, पूरा क्वेश्चन मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, समझिए आप। देखो बेटा होता क्या है इसमें, कृत्रिम गर्भाधान में होता क्या है। देखो जो नर पशु होते हैं, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल में एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा उसे मादा की जनेंद्रियों में पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या ध्यान रखना है, आप कॉमन सी बात है अपने शब्दों में ये बयां करना है, अपने शब्दों में आपको लिखना होता है कॉपी में। आपको ये ध्यान है कि भाई जो भी वीर्य होगा, यानी जो भी स्पर्म होगा, जो भी वीर्य होगा वो किसका होगा? इस नर पशु का होगा। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान की। आगे मैं बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को समझिए। नर पशु का जो वीर्य होता है उस वीर्य को प्राप्त किया जाता है, यानी आप उसको ले सकते हो किसी टेस्ट ट्यूब के माध्यम से। उसे वीर्य को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से एक विशेष प्रकार की, या आप टेस्ट ट्यूब ना लो तो एक पिचकारी, जो उसी को पिचकारी कहा जा रहा है, ऐसे करके समझो आप। ठीक है, तो जो टेस्ट ट्यूब आपकी टेस्ट ट्यूब नहीं होती है, उसे कुछ और बोलते हैं, काफ़ी लंबी होती है ये, इसमें सीमेन भरा जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है और पीछे से मादा की जो जननेंद्रियाँ होती हैं उनमें प्रवेश करा दिया जाता है। तभी आपने देखा है कि देसी नस्ल की गाय है और उसमें आप साहिवाल का टीका लगवा रहे हो, साहिवाल गाय का, या किसी अन्य गाय का, किसी अन्य ब्रांड का जो टीका लगवा रहे हो आप, तो बच्चा कैसा होगा? वैसा ही होगा। डॉक्टर के माध्यम से जो भी गर्भाधान किया जाता है वो कृत्रिम गर्भाधान होता है। ठीक, अब इसके देखिए थोड़े से लाभ समझिए। अब आप समझ गए होंगे आसानी से, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगला जो टॉपिक है, अगला जो हेडिंग है वो आपका है कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, यानी इससे लाभ क्या होता है। देखो लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है। ठीक है, जिस चीज़ से लाभ होता है उसी चीज़ से हानि होती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाभ की बात करेंगे और हानि की बात नहीं करेंगे। तो देखो लाभ क्या है, समझो बेटा, कृत्रिम गर्भाधान से क्या लाभ है। देखो इस प्रणाली को अपनाकर पशुपालकों के धन, श्रम व समय की बचत होती है, क्योंकि उन्हें साड़ पालने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो क्या लाभ है, आपने समझा। अगर आप साड़ पालोगे तो बेटा साड़ पालने के लिए आपको धन भी उसमें खर्च होगा आपके। ठीक है, धन के साथ साथ आप कठोर परिश्रम करोगे, क्योंकि चारा लेके आओगे, फिर चारा को खदाई करोगे, उसकी चारा बनाओगे, मतलब इसके लिए काफ़ी समय की भी ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि एक दो आदमी जो होते हैं वो हमेशा इसमें श्रमिक जो होते हैं वो काम करते रहते हैं जानवरों को पालने के लिए। एक तो इसमें समय की बहुत खपत होती है, दूसरा इसमें श्रम कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तीसरा इसमें धन भी बहुत अधिक लगता है। एक साड़ को पालने के लिए आपको पता है बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो
तो जो कृत्रिम गर्भाधान है इसके लिए अगर ये काम अपनाते हो तो ये काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ ये है, देखिए, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आकार में अधिक छोटी तथा अधिक बड़ी अथवा अपंग गाय व भैंसों का भी प्रजनन किया जा सकता है। देखो, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आप समझ गए, अगर जो आपकी गाय है, गाय अधिक छोटी है, कैसी है, अधिक छोटी है, या फिर अधिक बड़ी गाय है, या फिर अपंग गाय है, ठीक, उसको भी, उसके अंदर भी आराम से कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर के माध्यम से किया जा सकता है। भैंसों का भी प्रजनन किया जाता है, वो तो आपको पता है, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से भैंसों का। तो एक तो ये आसानी हो गई, ये लाभ हो गया कृत्रिम गर्भाधान से, चाहे गाय कितनी भी छोटी हो, चाहे गाय कितनी भी अधिक बड़ी हो, या फिर अपंग क्यों ना हो, उसमें जो है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन किया जा सकता है। दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ समझिए आप। तीसरा लाभ क्या है, देखो, कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में वीर्य को अधिक दूरी तक आसानी से कम खर्च व कम समय में पहुंचाया जा सकता है। देखो, कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में क्या समझा आपने, देखो, जो वीर्य होता है इसको अधिक दूरी तक, अधिक दूरी का मतलब ये है आप 50, 60, 70 किलोमीटर पे कितनी भी दूरी स्थान पे हो आप, ठीक है, ये जो है आपके जो डॉक्टर आएगा वो आपके घर तक आराम से पहुंच जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है इसको लेके। आसानी से कम खर्च, यानी जो खर्च होगा वो कम से कम ही खर्च होगा, आ जाएगा, खर्चा भी कम आएगा, कम समय में, ठीक है, कम समय में पहुंचाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है इसमें, इस पॉइंट का और तो कुछ मतलब है नहीं। देखो, कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को वीर्य को अधिक दूरी तक आसानी से कम खर्च व कम समय में पहुंचाया जा सकता है, यही कह रहा था। अगला जो पॉइंट है, इस प्रणाली में गायों व भैंसों को गाभिन कराने के लिए अच्छी नस्ल के कुछ साँड़ों की आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप गाय और भैंसों को जब गाभिन कराते हो तो गाभिन कराने के लिए एक अच्छी नस्ल के कुछ साँड़ों की आवश्यकता होती है, अतः फालतू साँड़ों को बढ़िया करके कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, इससे ये भी लाभ है भैया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साँड़ों को मत पालिए, उन्हीं साँड़ों को अच्छे से पालिए जो वास्तव में प्रजनन को बढ़ावा देते हैं या अच्छे से प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, इस प्रणाली में गायों तथा व भैंसों को गाभिन कराने के लिए अच्छी नस्ल के, कैसी नस्ल हो, अच्छी नस्ल हो, अच्छी नस्ल के आप साँड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनसे जो बच्चा है वो भी अच्छा मिलेगा। ये दुबले पतले जो बेकार वाले देसी फेसी वाले ये साँड़ होते हैं, इनसे कोई भी कृत्रिम कोई भी मतलब इनसे गाय भैंस को का प्रजनन नहीं करवाता है, ठीक है। अच्छी नस्ल, वैरायटी अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा, और जो दूध है, दूध पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट है इसका, यह प्रणाली पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रमुख स्रोत है। तो कृत्रिम गर्भाधान से जो नस्ल है, पशुओं की जो नस्ल है उसको भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर गायों और भैंसों को गाभिन कराने के लिए अच्छी नस्ल के परीक्षित साँड़ों के स्वस्थ वीर्य का उपयोग किया जाता है। यानी जो अच्छी नस्ल के परीक्षित जो साँड़ होते हैं उनके स्वस्थ वीर्य का उपयोग किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा टीका लगवाओगे किसी भी गाय को, आपको जो बच्चा है वो वैसा ही मिलेगा। तो इससे नस्ल को भी सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कह रहा है साँड़ों की प्रजनन शक्ति व वीर्य दोष का सही पता चल जाता है। साँड़ों की जो प्रजनन शक्ति है उसका और वीर्य दोष का सही पता चल जाता है। बहुत से साँड़ देखने में तो स्वस्थ होते हैं, परंतु उनके वीर्य में शुक्राणु खराब होने के कारण उनके द्वारा गाभिन की गई गाय अथवा गाभिन नहीं ठहरती, यानी गर्भ नहीं ठहरता है तो गाभिन नहीं होगी। परंतु गर्भाधान की इस विधि में इस प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता। जैसे आप देखते हो कि आपकी गाय है, आपके पास क्या है, गाय है, या आपके पास क्या है, भैंस है, ठीक है। अब मान लो गाय या भैंस को आप लेके गए और आपने किसी साँड़ के माध्यम से क्या कराया, प्रजनन करवाया, ठीक है। उसके बाद कोई भी गारंटी ये नहीं होती है कि आपकी गाय है
उसमें गर्भ ठहर ही जाए और वो गाभिन हो ही जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा साढ़ होगा और अच्छा साढ़ होने के साथ साथ उसके शुक्राणु भी ताकतवर होंगे, शुक्राणु भी अच्छे होंगे, वो खराब नहीं होंगे, तब तो आपकी गाय या भैंस गाभिन हो जाएगी। अन्यथा जिस साढ़ से आप अपनी गाय या भैंस को का प्रजनन करवा रहे हैं वो उस साढ़ के जो शुक्राणु होते हैं, वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं, वो अगर खराब हैं तो आपकी गाय जो है, भैंस जो है, वो गाभिन नहीं होगी। लेकिन इसका पता लगाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हो सकता है कि भाई गाय या भैंस में ही कोई प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। ये पूरा दोष आप किसी भी साढ़ को नहीं दे सकते जब तक कि आप अंदर की बात को पता नहीं लगाते। ठीक है, वो प्रॉब्लम जो है वो गाय के और भैंस में भी हो सकती है। ठीक, अंडाणु की बात कर रहा हूँ मैं, गाय और भैंस के अंडाणु में भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण प्रजनन ठीक से नहीं हो पाता। तो ये भी लाभ है किससे? कृत्रिम गर्भाधान से। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो भाई श्योर है, लेकिन बहुत सी कंडीशन होती हैं ऐसी जो कृत्रिम गर्भाधान के कारण भी गाभिन नहीं हो पाती है। तो वही प्रॉब्लम तो मैं बता रहा हूँ कि भाई गाय और भैंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ साढ़ को हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ तो आपसे लाभ पूछा है तो आप लाभ को बता दीजिए, तुलना नहीं करना। ठीक है, अगला पॉइंट समझो आप, ट्रोकर और कैनुला का कार्य। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे ये आपको बताना है जो ट्रोकर है और जो कैनुला है इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले समझो, यह धातु का बना हुआ हैंडल युक्त एक नोकदार यंत्र है। क्या है? यह धातु का बना हुआ हैंडल युक्त एक नोकदार यंत्र है। यह यंत्र अफारा रोग से पीड़ित पशु के रूमेन से दूषित गैस बाहर निकालने तथा रूमेन में दवा डालने के काम आता है। अब ये अफारा क्या है? अफारा का मतलब है जैसे कोई जानवर है, कोई पशु है, उसका जो पेट है वो फूलने लगता है। पेट कैसा होने लगता है? फूलने लगता है। क्यों फूलने लगता है? क्योंकि उसके पेट में गैस बनती है। ठीक है, तो ये जो अंत्र है वो अफारा रोग से पीड़ित पशु के रूमेन से दूषित गैस बाहर निकालने तथा रूमेन में दवा डालने के कारण आता है या काम में आता है। आगे इसकी थोड़ी सी बात समझिए, इसके बाद मैं आपको यंत्र भी इसके दिखाऊंगा। देखो अंतर समझिए थोड़ा सा, इन दोनों यंत्रों में अंतर क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। समझो, ट्रोकार और कैनुला में अंतर क्या है। देखो, इस यंत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब पशु को अफरा आ जाता है। समझ गए मेरी बात? यानी ट्रोकार और कैनुला की अगर अंतर की बात करें तो इस यंत्र का प्रयोग किस समय किया जाता है? जब पशु को अफरा आ जाता है, यानी जब उसके पेट में क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। तब इस यंत्र को पशु की उभरी हुई बाई कोख में गाड़ देते हैं और ट्रोकार को बाहर निकालकर इस ट्रोकार को बाहर निकालकर कैनुला को कोख में ही रहने दिया जाता है। कैनुला नली के द्वारा पेट की सारी गैस बाहर निकल जाती है। यानी कैनुला जो नली होती है इसके द्वारा पेट की सारी गैस है वो बाहर निकल आती है। अंत में कैनुला को बाहर निकाल देते हैं। बाद में, सबसे बाद में क्या करते हैं? लास्ट कंडीशन पे कैनुला को भी बाहर निकाल दिया जाता है। यह विभिन्न वर्ग के पशुओं के छोटे बड़े आकार का धातु का बना नुकीला यंत्र होता है जिसे ट्रोकार एवं कैनुला कहते हैं। इसके ऊपर का खोखला भाग कैनुला तथा अंदर का नुकीला भाग ट्रोकर कहलाता है। तो आप इस पॉइंट को पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके जो ऊपर का खोखला भाग है वो कैनुला तथा अंदर का जो नुकीला भाग है वो ट्रोकर कहलाता है। ट्रोकर का कार्य होता है कोख में छेद करना। यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखो, ट्रोकर तो ट्रोकार है, ट्रोकार का कार्य क्या होता है? कोख में छेद करना। और कैनुला का काम होता है गैस को बाहर निकालना। ये जो लाइन है ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, इसी ने सारा काम कर दिया। आपकी बात है वो इसी लाइन ने पूरी कर दी। देखो, ये इतनी सी लाइन आपको ध्यान रखनी है, बकाया तो सब आपको ध्यान रहे या ना रहे। ट्रोकार का कार्य होता है कोख में छेद करना और कैनुला का कार्य होता है गैस को बाहर निकालना।
ट्रोकार क्या होता है, नुकीला होता है, जबकि कैनुला कैसा होता है, खोखला होता है। चलिए पहले हम इसकी इमेज को देख लेते हैं, ये कैसे होते हैं दिखने में। देखो समझिए, ये देखो दे रखा है, ये देखिए बेलन के आकार का कैसा है, खोखला है, खोखला है। बेलन के आकार का कैसा है, खोखला है। कौन है ये, कैनुला, ये बेटा कैनुला है। और ये देखिए नुकीला होता है, क्या, टोकार, ट्रोकार। ट्रोकार कैसा होता है, नुकीला होता है। तो ये दोनों इमेज आप देख ली आपने। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पशु चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले 4 एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ। अब आपको पशु चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले 4 एंटीबायोटिक के नाम बताने हैं। जैसे पहला है पेनिसिलिन, पहला क्या है, पेनिसिलिन। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है जेंटामाइसिन और चौथा है क्लोरोमाइसिटिन। तो पहला आपको ध्यान रखना है पेनिसिलिन, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा जेंटामाइसिन और चौथा है क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्रवर्धक है, तो मूत्रवर्धक क्या है, कलमी सोरा इसका आंसर है। कलमी सोरा है वो मूत्रवर्धक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सभी स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग है खोवा तथा मावा, ठीक है, खोवा तथा मावा। देखो यह एक आंशिक शोषित दुग्ध पदार्थ है। जो खोया जो होता है दूध का वही है ये खोवा अथवा मावा। यह आंशिक रूप से शोषित दुग्ध पदार्थ है जो दूध को एक खुले बर्तन में सीधे आग पर गर्म करके तैयार किया जाता है। जैसे सपोज दैट कोई भी ये बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, अंदर ये देखिए दूध भरा है इस बर्तन के अंदर, और नीचे से आप क्या कर रहे हो, इसमें नीचे से आप यहाँ पे आग जला रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, ये देखिए आपने आग जला दी, हीट कर दिया। तो जो दूध है इस बर्तन के अंदर यहाँ पे, ठीक है, अब जब आप हीट यहाँ से नीचे से क्या कर रहे हो, इसे जला के हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो जो दूध जो होगा पहले तो धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। जितनी भी इसमें पानी की मात्रा होगी, जो भी कुछ होगा वो बाष्प बन के उड़ जाएगा और प्योर ये जब ये गाढ़ा हो जाएगा, काफ़ी गाढ़ा होने के बाद धीरे धीरे ये ठोस का रूप ले लेगा। ठीक है, ठोस पदार्थ में बदल जाएगा, काफ़ी टाइट होने लगेगा। तो ये होता है खोया। ऐसे खोवा जो है वो दूध से तैयार किया जाता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें 70 से 75% ठोस पदार्थ तथा 25 से 30% जल होता है। ठीक है, तो खोवा के बारे में आप समझ गए होंगे। अगली हेडिंग समझो। अगली हेडिंग है हमारी छैना। अगली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है बेटा, छैना। तो छैना कैसे तैयार किया जाता है, छैना होता क्या है समझो। देखो ये फटे हुए दूध से तैयार किया जाता है। जो आपका दूध होता है तो वो दूध को सबसे पहले फाड़ा जाता है। ये देखो क्या है, फटे हुए दूध से तैयार किया जाता है। ये विशेष प्रकार का दुग्ध पदार्थ है। छैना क्या है, ये दुग्ध पदार्थ है, दूध से तैयार किया जाता है, दूध को फाड़ कर। कैसे समझो इसे आगे। जो उबलते हुए दूध को क्या करना है, उबालना है। जब दूध उबलने लगता है तो देखो इस यहाँ लिखा है लैक्टिक अम्ल अथवा साइट्रिक अम्ल अथवा सीट्रिक फलों के रसों के प्रयोग से फाड़ कर, समझ रहे। जब मान लो सपोज दैट, देखिए सपोज दैट आपका ये बर्तन है और इसमें दूध भरा है, और ये दूध देखिए इस पे नीचे से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। दूध क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये वाला दूध है, ये पोर्शन का है, ये दूध का है। दूध जैसे ही इस बर्तन में गर्म हो रहा है नीचे से, तो आपको करना क्या है, इसके अंदर या तो दूध के अंदर आप लैक्टिक अम्ल डाल दो, या फिर साइट्रिक अम्ल डाल सकते हो, या फिर सीट्रिक फलों का रस जो है वो डाल सकते हो। जैसे ही इसमें डालोगे दूध में, तो ये दूध क्या होगा, फट जाएगा। दूध क्या होगा, फट जाएगा।
ठीक है। जब दूध फट जाएगा तो आराम से छेना बन ही जाएगा। कैसे, समझो आगे थोड़ा सा और प्रोसेस है इसका। तो देखो, फाड़कर तथा पनीर जल अलग करके प्राप्त किया जाता है। इससे कुल ठोस लगभग 45% तथा नमी 55% होती है। तो ये है आपका छेने का प्रोसेस। नेक्स्ट जो अगला प्रोसेस है वो है पनीर का। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो, यह एक मुलायम प्रकार की चीज़ है। पनीर को इंग्लिश में कहा जाता है चीज़। क्या कहा जाता है पनीर को इंग्लिश में? चीज़। तो यह एक मुलायम प्रकार की चीज़ है जो दूध को उच्च ताप, कैसे टेम्परेचर पर? दूध को उच्च टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर अम्ल तथा ऊष्मा के द्वारा, अम्ल यानी एसिड, ऊष्मा के द्वारा स्कंदित करके बनाया जाता है। रेनेट के स्कंदन के द्वारा बनाया गया दुग्ध पदार्थ पनीर कहलाता है। पनीर में कुल ठोस लगभग 46.5% तथा नमी 53.5% होती है। अब आप समझो दही का बनना। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है दही का बनना। किस प्रकार से दही बनता है दूध से? तो दही एक सामान्य किण्वित दुग्ध पदार्थ है। यह सामान्य दूध को उबालकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके समुचित मात्रा में जामन यानी जमना, दूध का क्या होता है? जमना, जामन मिलाकर प्राप्त होता है। अगली जो हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग क्या थी? दही का बनना। ठीक है, क्या होता है देखिए दही का, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपका। तो कोई जो गर्म दूध होता है, मान लो ये बर्तन है, इस बर्तन में दूध क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ठीक है, दूध क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ठीक, और ये गर्म दूध है, मान लो आपका 8 घंटे तक ये दूध कैसा हुआ? 8 घंटे तक आपका दूध गर्म हुआ। अब मान लो सुबह को आपने दूध गर्म होने रखा और शाम तक आपका दूध गर्म हुआ। अब शाम को आपने क्या काम करा? मान लो जिस बर्तन में दूध गर्म हुआ, ये किसी भी मिट्टी के बर्तन में आप अब शाम को आराम से मिट्टी के बर्तन में पलट दीजिए। जैसे ही इस दूध को शाम को मिट्टी के जो बर्तन होगा उसमें पलटोगे, पलट के आप एक रात भर रख दीजिए आप, और सुबह को आप देखोगे कि जो दूध था वो दूध क्या हो जाएगा? जम जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। और जब जमना शुरू हो जाएगा तो मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो देखोगे दूध से दही बन चुका होगा। ठीक है, अगली जो हेडिंग है वो है भेड़ तथा बकरी में अंतर। तो इसको भी समझो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए आपका अपना चैनल है, आप टेंशन फ्री होकर इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। समझो भेड़ तथा बकरी में क्या अंतर होता है। देखो, बकरी भेड़ से लंबी पतली व कोड़ीय होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी बकरी की बात हुई है। बकरी जो होती है कैसे होती है? भेड़ से लंबी होती है, उस भेड़ से पतली भी होती है व कोड़ीय होती है। अगला पॉइंट, बकरियों में अधिकांशतः बाल पाए जाते हैं जबकि भेड़ में ऊन पाई जाती है। बकरी में अधिकांशतः क्या होता है? बाल पाए जाते हैं, और जबकि भेड़ है, भेड़ में क्या पाया जाता है? ऊन पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, भेड़ स्वतः शर्मीली होती है। भेड़ कैसी होती है? स्वभावता, यानी इसका स्वभाव जो होता है इस प्रकार से कह सकते हो शर्मीले टाइप की होती है। जबकि जो बकरी है स्वतः चंचल स्वभाव की होती है। कैसी होती है? चंचल स्वभाव की। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है बकरी सिर एवं गर्दन को ऊपर उठाकर चलती है। जो बकरी होती है किसको? सिर को और गर्दन को कहाँ? ऊपर उठाकर चलती है। जबकि भेड़ सिर एवं गर्दन को नीचे की ओर झुकाकर चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, बकरी के जो थन होते हैं मोटे होते हैं। जो बकरी है, बकरी के थन कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक, बकरी के थन कैसे होते हैं? मोटे तथा लंबे भी होते हैं। मोटे होने के साथ साथ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। जबकि जो भेड़ है, भेड़ के जो थन होते हैं, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई है, ये थन आएगा। जो भेड़ के थन होते हैं वो अपेक्षाकृत पतले एवं छोटे होते हैं। किससे? बकरी से। किससे? बकरी से। तो ये पॉइंट आप आराम से आप समझ गए होंगे। यानी जो बकरी है उसके थन कैसे होते हैं? मोटे और लंबे। देखो, मोटे और लंबे होते हैं,
इसकी अगर हम तुलना में भेड़ के देखें तो भेड़ के जो थन होंगे वो कैसे होंगे, पतले व छोटे होते हैं। अगली जो हेडिंग है हमारी, वो अगला जो पॉइंट है वो है बकरी की पूंछ छोटी व ऊपर की ओर उठी होती है। बकरी की पूंछ कैसे होती है, बकरी की पूंछ छोटी होती है और ऊपर की ओर उठी रहती है, जबकि भेड़ की जो पूंछ होगी वो अपेक्षाकृत कैसी होगी, लंबी होगी। किसकी तुलना में, बकरी की तुलना में लंबी होगी और नीचे की ओर लटकी होती है। तो देखो इस वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चनों को आराम से समझा। इन वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं। देखो पहला सब्जेक्ट था वो मैंने आपका इंटर में केमिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट करा दी है, तो आप केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा मैंने आपको अपने चैनल पे जूलॉजी भी कंप्लीट करा दी है, आप जूलॉजी को भी मेरे चैनल के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने तीसरा सब्जेक्ट आपको कराया है वो एग्रोनॉमी है, तो मैंने एग्रोनॉमी भी आपका कंप्लीट आराम से करा दिया। अब इस समय चल रही है आपकी एनिमल हस्बेंड्री, तो कुछ समय के बाद एनिमल हस्बेंड्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इन सब की मैंने क्या करा है, इन सब की प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप प्लेलिस्ट से जाके एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपके 90% जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं गए। अगर आपको मेरे चैनल से नोट्स लेने हैं PDF फॉर्मेट में, आप चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको PDF नोट्स मिल जाएं, ठीक है, PDF नोट्स मिल जाएं जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत सारी सुविधाएं हों, आपका समय बचत हो, समय की बचत हो और कम से कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 86504159 और 57, इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।